हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अर्थात श्रोडिंगर का तरंग समीकरण, जिसके द्वारा हम पढ़ने वाले हैं तरंग यांत्रिकी मॉडल अर्थात जो एटम होता है उसका वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा लास्ट मॉडल है। इसके पहले हमने रदरफोर्ड, बोर, थॉमसन और उसके बाद बाद में हमने पढ़ा डी ब्रोगली और उसके बाद पढ़ा हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अर्थात हाइजेनबर्ग का निश्चितता सिद्धांत। तो उन सब के बाद में सबसे जो अभिमान्य मॉडल है, जो हमारा लास्ट इस यूनिट का भी लास्ट है, जो एटॉमिक मॉडल लास्ट, उसको हम बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या फिर बोल सकते हैं तरंग यांत्रिकी मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब इसमें श्रोडिंगर का जो इक्वेशन है वो बहुत एक प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड है, कठिन है, जिसके लिए बहुत हाई लेवल का गणित होना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ उसका डेरिवेशन यहाँ नहीं पढ़ेंगे। डेरिवेशन अर्थात जो इक्वेशन आया वो कैसे आया उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ सिर्फ पढ़ेंगे जो श्रोडिंगर का वेव फंक्शन था, जिसको साई से दर्शाते थे अर्थात जो त्रिशूल के आकार का सिंबल दिखता था, उससे संबंधित जो ग्राफ है उसको सीखने वाले हैं। मतलब जो छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में पढ़ने वाला है। और साथ में जो श्रोडिंगर थे उसने किस तरीके से जो एक प्रकार से ऑर्बिटल थे उनको डिजाइन किया और ग्राफ के माध्यम से कैसे उसने उस चीज़ को बताया और उसका मॉडल कैसे सबसे अच्छा माना गया, उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। इसको 1926 में एर्विन श्रोडिंगर ने दिया था। इसको श्रोडिंगर का तरंग समीकरण भी बोल सकते हैं, या फिर क्वांटम या तरंग यांत्रिकी मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल सकते हैं, जो कि एटम का स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, कि एटम इसके हिसाब से कैसा होता है। इसने क्या किया, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था उसका उपयोग किया अपना जो वेव इक्वेशन बनाने के लिए था, तरंग समीकरण बनाने के लिए। हमने डी ब्रोगली में पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो दो नेचर शो करता है। एक तो रहता है तरंग का गुण, तरंग अर्थात वेव जैसे गुण, दूसरा होता है पार्टिकल का नेचर। अब तरंग रहेगा तो उसका वेवलेंथ होगा और पार्टिकल रहेगा तो उसका वेट रहेगा, वो उसमें था। लेकिन जब हाइजेनबर्ग का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें ये पढ़ा था कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो यदि वेव के जैसे काम करता है अर्थात तरंग के जैसे, तो तरंग के जैसे काम करेगा अर्थात इस तरीके से। तो हम यदि हमारा बोर का ऑर्बिट है अर्थात बोर का कक्षा है, तो इसमें यदि हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तरंग की भांति, तो इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है वो हम नहीं बता सकते अर्थात उसमें अनसर्टेनिटी रहेगा। तो इसी प्रिंसिपल को उपयोग करके इन दोनों का इसने अपना मॉडल दिया था। इसने क्या बताया कि अब हमारा इलेक्ट्रॉन चूंकि इस तरीके से मोशन करेगा, इस कारण जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसने 3D मोशन अर्थात 3D में बताया कि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसे पाया जाएगा, वो भी एक स्पेस में। अर्थात पहले इस तरीके से रहता था हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें, बोर के हिसाब से, लेकिन हाइजेनबर्ग के हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता था। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाए जा सकते थे, संभावनाएं रहती हैं, इस कारण इसने इस तरीके से तीनों दिशाओं में, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड, तीनों दिशाओं में अर्थात पूरे स्पेस में 3D में जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाई जाएंगी उसकी संभावना के लिए इसने अपना तरंग यांत्रिकी मॉडल दिया था। तो ये जो मॉडल है वो हमको यही बताएगा कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन 3D मोशन करता है करके। इलेक्ट्रॉन की 3D गति को समझाने के लिए इसने अपना इक्वेशन दिया था, और वह यही इक्वेशन क्या था, डबल डिफ्रेंसिएशन वाला इक्वेशन था। डबल डिफ्रेंसिएशन मतलब दो बार इसका अवकलन किया गया था और दो बार अवकलन करने के बाद ये इक्वेशन मिला था। इसी को द्वितीय अवकल समीकरण भी कहते हैं। देखिए इसका ये इक्वेशन है, इसमें ये डबल डिफ्रेंसिएशन की वजह से d² आ गया है। ठीक है, मतलब अवकलन की वजह से। तो चूँकि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं, सिर्फ इसका हम डेरिवेशन नहीं पढ़ने वाले हैं और इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा गणित की आवश्यकता पड़ती है। तो हम वो गणित भी नहीं सीखने वाले हैं, हम सिंपल टर्म समझेंगे जो हमारे 11th या फिर नीट जेई के लेवल में काम आने वाला है उसके बारे में। d² साई अपॉन dx स्क्वायर, d² साई अपॉन dy स्क्वायर प्लस d² साई अपॉन dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h ब्रैकेट में e माइनस v ब्रैकेट के बाहर साई। साई यहाँ पे तरंग फलन है, इसको हम इसके नेक्स्ट बात पढ़ेंगे। तरंग फलन अर्थात ये हमारा यदि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ये इसको हम बोलते थे आयाम। ठीक है, आयाम। तो जो साई होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा इस 3D में तो उसका ये आयाम बताएगा अर्थात एम्पलीट्यूड बताएगा, जिसको जो गणित, चूँकि पूरा श्रोडिंगर के इक्वेशन है और पूरा कॉन्सेप्ट वो टोटली मैथ्स पे है अर्थात मैथ्स वाले इक्वेशन पे आधारित है। और इस कारण इसने जो साई लिया उस साई को इसने एम्पलीट्यूड का नाम दिया था, जिसको हम वेव फंक्शन पे पढ़ेंगे। कुल मिला के जो तरंग बनेगा उसका एक एम्पलीट्यूड को दिखाएगा जो साई है वो। ठीक, x² का अर्थ है कि x डायरेक्शन में, y का अर्थ है y डायरेक्शन, z का अर्थ है z डायरेक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉन का अलग अलग दिशा को बता रहा है x y z। और साई तो हो गया क्लियर। h प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान पता है हमको 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। m क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है और पाई का मान 3.14 होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास भी हमको पता है पहले से 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। और v है
इलेक्ट्रॉन का जो क्या बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब कहीं पे रुके या स्थिर हो उसके लिए ऊर्जा, और साई है वही वेव फंक्शन। अब इसी इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। यहाँ पे जो ये जो डेल स्क्वायर है इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, गणित का ऑपरेटर है। और यहाँ पे क्या है, इस इक्वेशन में हमने इस साई को कॉमन ले लिया है यहाँ पे, और बाकी ये टोटल क्लियर था, डी स्क्वायर अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपान डी जेड स्क्वायर। इसके लिए हमने ये डेल स्क्वायर ले लिया जिसको हम बोल रहे हैं लाप्लासियन ऑपरेटर। तो ये इक्वेशन आपको कभी कभी ऐसा भी दिख सकता है, इसलिए इक्वेशन लिखा गया है। नेक्स्ट यही जो इक्वेशन है उसको ऐसा भी दर्शाया जा सकता है, माइनस एच स्क्वायर अपान 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस वी ब्रैकेट के बाहर साई इक्वल टू ई साई। और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको एच से दिखाते हैं, एच यहाँ पे है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो यहाँ पे एक इक्वेशन ऐसा दिखता है कभी कभी बुक में, दूसरा इक्वेशन ऐसा दिखता है। तो मुख्य रूप से ये इक्वेशन ज़्यादा चलते हैं। और ये जो 3D गति है अर्थात पूरे स्पेस में, स्पेस का अर्थ है कि सभी दिशाओं में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या है उसका जगह फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा वेव जैसे गति करता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए चूँकि इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है इसलिए पूरा 3D इसमें कैलकुलेशन किया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे कि जो हमारा साई रहता है, साई जिसको वेव फंक्शन बोलते थे, वो क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन होता है उसमें ये जो साई है वो तरंग फलन अर्थात वेव फंक्शन को बताता है। तरंग चूँकि हमने क्या पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक वेव और मैटर दोनों की तरह काम करता है, अर्थात पार्टिकल और वेव दोनों नेचर के होता है। और ये इलेक्ट्रॉन को 3D में वेव के फॉर्म में कैसे घूम रहा है, किसके अराउंड में, न्यूक्लियस अर्थात जो नाभिक के आसपास इलेक्ट्रॉन 3D में कैसे घूम रहे हैं, उस इक्वेशन को इस समीकरण के द्वारा श्रोडिंजर ने दिया था। अब इसमें जो वेव फंक्शन है अर्थात जो तरंग फलन है वो वास्तव में क्या है, हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ा था इस लेसन की स्टार्टिंग में, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते थे। उसमें हमने क्या बनाया था, इस तरीके से बनाया था। और इसमें इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाते थे, इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म में दिखाते थे। तो ये वाला जो लाइन रहता था इसको हम क्या बोलते थे, इसको बोलते थे एम्पलीट्यूड या आयाम। तो जो ये लाइन होता है यही लाइन है वास्तव में साई। चूँकि ये जो साई है ये मैथ्स का एक टर्म है, मतलब जो श्रोडिंजर थे उसने गणित के पूरे शब्दों का उपयोग किया था कोई भी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए। तो जो साई था वो वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन था उसका एम्पलीट्यूड था अर्थात आयाम था। तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, आयाम तरंग फलन या एम्पलीट्यूड वेव फंक्शन। किसका एम्पलीट्यूड, इलेक्ट्रॉन का। बाकी एम तो मास था, इसमें एच प्लांक स्थिरांक था, ई एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, वी क्या था, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी अर्थात इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। और उसमें एक्स वाई और जो जेड था वो क्या था, एक्स वाई जो और जेड है वो इस तरीके से था। देखिए ये एक्स, ये वाई और ये जेड। यदि मैं इसको न्यूक्लियस मान लूँ अर्थात नाभिक मानूँ और मान लूँ मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रख देता हूँ, ठीक है। तो इस चूँकि ये ऐसा 3D में रहेगा, आसमान में अलग से इलेक्ट्रॉन लटकता रहेगा, तो तीनों डायरेक्शन के लिए इस इलेक्ट्रॉन की इसके सापेक्ष अर्थात नाभिक के सापेक्ष ये डायरेक्शन था एक्स वाई जेड। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके एक निश्चित जगह पे पाए जाने की संभावना है नहीं उसकी। क्यों, क्योंकि उसका जगह निश्चित नहीं है। क्यों निश्चित नहीं है, क्योंकि डी ब्रोगली में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन तरंग के जैसा व्यवहार करता है, तरंग के जैसा कोई व्यवहार करेगा तो किसी भी समय कहीं भी वो दिखेगा। उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने 3D के तीनों दिशाओं को निर्देशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक्स वाई जेड लिया हुआ है, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन होता है इसको जब हल करते हैं, किसकी मदद से हल करते हैं, कंप्यूटर की मदद से। चूँकि इनका जो इक्वेशन है टोटली कठिन मैथ्स से भरा हुआ है और इसके लिए एक अलग से फिजिक्स में ब्रांच बना है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स नाम से, और इसको हायर क्लास में पढ़ा जाता है। इसमें बेसिक दिया है 11th और जो अपना नीट और जेई है उसमें सिर्फ ग्राफ पूछे जाते हैं इससे संबंधित। तो इसके हम अगले स्टेप पे वो ग्राफ को ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं स्टार्टिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि साई को आपने समझ लिया होगा। ये वास्तव में आयाम है अर्थात एम्पलीट्यूड है किसका, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका। चूँकि एम्पलीट्यूड को इसने साई के माध्यम से बताया। अब ये साई से हमको क्या जानकारी मिलता है, यह साई चूँकि एक गणित का कंसेप्ट है, गणित का उदाहरण है, लेकिन इस साई के द्वारा हमको ऊर्जा पता चल जाता है, आकार पता चल सकता है। आकार मतलब आर्बिटल का कंसेप्ट भी श्रोडिंजर के द्वारा दिया गया था जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ओरिएंटेशन अर्थात विन्यास पता चलता है। जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा वो भी श्रोडिंजर का ही दिया हुआ है, जिसमें हम जो एनर्जी है उसको एन बोलते हैं, इसको एल और इसको एम। ये तीनों जो क्वांटम नंबर हैं वो सब इस साई से पता चल जाता है। अर्थात हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि जो साई रहता है वो इलेक्ट्रॉन की महत्वपूर्ण जानकारी देता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में बता देता है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है और जो ऑर्बिटल का शेप है वो क्या होता है वो बता देता है, और साथ में जो ऑर्बिटल है वो कौन से दिशा में है। चूँकि अलग अलग टाइप के हिसाब से जो ऑर्बिटल अर्थात जो कक्षक होते हैं उनकी दिशाएं भी अलग होती है, इसलिए वो दिशा भी इसके द्वारा साई के द्वारा बताए जा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि जब इस समीकरण को कंप्यूटर के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा अर्थात जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा
ठीक है। इसका ये एक समीकरण है, इसको अलग अलग सॉल्व किया जाता है। सॉल्व करने पर ये जो साई है उसका अलग अलग वैल्यू मिलता है। अलग अलग वैल्यू मतलब जैसे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए साई का मान अलग, दूसरे ऑर्बिट अर्थात दूसरे कक्षा में है तो उसके लिए साई का मान अलग, तीसरे में है तो उसके लिए साई का मान अलग। ये स्पेशली इक्वेशन हाइड्रोजन के लिए निकाला गया था, लेकिन बाद में इसको और मॉडिफाई करके हाइड्रोजन से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले अर्थात मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी इसको अप्लाई किया गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साई के बारे में आपने समझ लिया होगा। और ये जो इसको जब हल किया जाता है तो हल करते हैं तो जो एक्स वाई और जेड जो दिशाएं रहती है उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर अर्थात ध्रुवीय, इसको ध्रुवीय कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्रुवीय निर्देशांक हिंदी में निर्देशांक। और ये रहता है अक्षीय, मतलब अलग अलग दिशाओं को दर्शाता है। तो एक्स वाई जेड की जगह आर और ये है थीटा और ये है फाई, ये चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये जो इक्वेशन होता है इसमें एक्स वाई और जो जेड है इसके जगह क्रमशः आर थीटा और ये फाई, ये तीनों चीज़ को रिप्लेस किया जाता है। रिप्लेस करने के बाद ही ये जो इक्वेशन रहता है इसका सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन मतलब इसका हल निकल पाता है, और हल निकलता है तो जो साई रहता है उसका मान अलग अलग आने लगता है। अब नेक्स्ट है जो साई रहता है जिसको हम तरंग फलन बोल रहे हैं। तरंग फलन अर्थात ये इस जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका ये तरंग फलन, इस चीज़ को दिखाने के लिए साई का प्रयोग किया जा रहा है। PSI साई, इसको साई बोलते हैं ना, PSI। तो जो साई रहता है, चूँकि साई टोटल मैं बताया कि ये तीन चीज़ें बताता है, N L M, ये तीन डाटा कलेक्ट करके रखता है। तो साई बना होता है दो भाग से, एक होता है उसका रेडियल पार्ट और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट। रेडियल अर्थात जो रेडियस से संबंधित रहे, ठीक है, रेडियस अर्थात इसको हम ऐसा R बोल सकते हैं। रेडियस मतलब ऐसा समझ लीजिए, यदि इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा नाभिक है, ठीक है। अब नाभिक मतलब इसको ऐसे समझिए, इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसको हमने XYZ मान लिया है। ये हमारा बीच ये वाला पोर्शन नाभिक का है, तो इस इलेक्ट्रॉन से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम बोल रहे हैं R। और ये जो रेडियल पार्ट होता है इससे हमको दो चीज़ें मिलती है, एक मिलता है N और दूसरा मिलता है L। N क्या है, ये मुख्य क्वांटम संख्या है, और L क्या है, ये द्विगांशी क्वांटम संख्या है। उसी प्रकार जो एंगुलर पार्ट होता है, ठीक है। अब रेडियल पार्ट में इसमें का कौन सा पोर्शन है, इसमें का ये R वाला पोर्शन है, और इस पार्ट में इसमें है ये थीटा और ये है फाई, ठीक। अब ये जो इसका पार्ट होता है, अब इसमें तो N और L रहते हैं, तो इस पार्ट में L और M रहते हैं। अर्थात जो ये हमारा साई है एक मुख्य रूप से हमको कितने क्वांटम संख्या को दे रहा है, देखिए L तो दोनों में कॉमन हो गया, तो N L और M ये तीन मुख्य क्वांटम संख्या की जानकारी देता है। अर्थात जो हमने चार क्वांटम संख्या के प्रकार पढ़े हैं उसमें तीन क्वांटम संख्या किसके द्वारा, श्रोडिंगर की इक्वेशन को हल करके निकाला गया है। और जो ये साई होता है, इस साई के द्वारा ये चूँकि जब हल किया जाता है तो हर मान अलग अलग आता है और हर इलेक्ट्रॉन के लिए मान अलग अलग आते हैं। अब इसको उदाहरण के द्वारा आगे समझते हैं कि ये चीज़ें कैसे उपयोग की जाती हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो तरंग फलन होता है जिसको हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, दो भाग से बना होता है। एक तो होता है रेडियल, दूसरा होता है एंगुलर। रेडियल अर्थात रेडियस मतलब नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ, जिसको त्रिज्य भाग बोलते हैं। कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, जो स्मॉल r है वो त्रिज्या को बता रहा है, अर्थात जो हमारा नाभिक है वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की दूरी। दूसरा पार्ट है एंगुलर। एंगुलर अर्थात जो एंगल पर निर्भर करेगा, ठीक है। एंगल पे निर्भर करने वाले ये दो क्वांटम संख्या और इस पे निर्भर करने वाले ये दो क्वांटम संख्या, इसको मिलाएंगे तो L M कॉमन है, तो इसलिए टोटल तीन क्वांटम संख्या इससे निकलेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि जो एक प्रकार से जो हमारा साई है वो एक क्या है, तीन क्वांटम संख्या को लेकर चल रहा है। अर्थात ये हमारे परमाणु कक्षक को बताता है, ठीक है, परमाणु कक्षक को दर्शाता है कौन, साई। ये नेक्स्ट इसको पॉइंट बना लेंगे कैसे, देखिए क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं, साई ऐसा लिखा रहेगा, वास्तव में साई में क्या है, जो साई है ये ऐसा है N L और ये M, ठीक। मतलब जो साई है वो हमारा जो ऑर्बिटल होता है अर्थात कक्षक होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और N मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L मतलब द्विगांशी क्वांटम संख्या और M मतलब चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो साई का अर्थ ये है, और साई चूँकि एक गणितीय फलन है अर्थात फंक्शन है, और ये क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसका हम कंजुगेट फंक्शन निकालते हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तब इसका वैल्यू बनता है। अर्थात ऐसे अकेले में इसका सिंगल में कोई मान नहीं है, अर्थात महत्व नहीं है, जो मैं आगे लिख रखा हूँ। इसमें पहले समझते हैं, साई 210 लिखा रहेगा, अर्थात देखिए साई 2 का अर्थ यहाँ पे क्या है N, 1 का अर्थ L हो गया और 0 का अर्थ M हो गया। अब इस हिसाब से इसमें पूछेगा कि ये कौन से कक्षक है, कौन से उपकोष है। तो देखिए N का मान 2 रहेगा तो सामने 2 लिखेंगे, L का मान 1 है, इससे देखिए तुलना करिए उसको, फिर क्लियर समझ में आएगा। L का मान 1 किसके लिए, P के लिए,
और जीरो कौन सा रहता है, जीरो अब जो पी एक्स पी वाई पी जेड रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा 2p नहीं 2p वाई के लिए। लेकिन चलन ये है कि जो p रहता है उसमें p में क्या रहता है, पी जेड यहाँ रहता है, पी एक्स और पी वाई यहाँ पे रहता है और इसका मान जीरो रहता है। इस हिसाब से ये 2p जेड के लिए हो जाएगा। और ये नहीं दिखाएंगे तो भी हमको क्या पता चल जाएगा, इससे हमको पता चलेगा 2p कक्षक है उसके बारे में। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 to 1 लिखा हूँ। 4 क्या है n, तो मैं 4 लिखूँगा। 2 क्या, l का मान 2, मतलब ये है n l m। 4 और 2 मतलब l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए, तो ये हो जाएगा 4d कक्षक। तो इससे साई का मान दे दिया रहेगा ब्रैकेट में, उससे आपको एक कक्षक पहचाना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 दिया है, 1 मतलब ये क्या होगा, ये होगा +1, ठीक है। तो +1 के लिए हमको पता है d में टोटल कितने होते हैं, 5 मान, -2 -1 0 +1 +2, मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके लिए। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसके लिए है। तो उतना लंबा हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हमको ऑर्बिटल पता चल जाएगा वो है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, जो साई है वो कोई भी परमाणु होता है उसके कक्षक को भी की भी जानकारी देता है कि जो कक्षक रहता है उसमें कौन कौन सी मतलब इलेक्ट्रॉन जो रहेगा उसकी ऊर्जा कितनी होगी, जो कक्षक रहेगा उसका कार्य कैसा रहेगा, उसका दिशा कैसा रहेगा। ये तो था साई के बारे में, साई एन एल एम, मतलब साई ये सारा चीज़ जानकारी देता है किसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के। अर्थात परमाणु का जो तरंग यांत्रिकी मॉडल है उसमें साई एन एल एम ये 3 क्वांटम संख्या की जानकारी देता है। लेकिन देखिए साई का कोई भौतिक महत्व नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका कारण है कि यह सिर्फ गणितीय फलन है और यह निर्देशांक मतलब एक्स वाई जेड, या फिर इसी की जगह हमने क्या लिखा आर थीटा और ये फाई, मतलब इन पे इसका मान निर्भर करता है इसलिए। और अकेले में जो साई होता है ये क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ये गणित की भाषा में एक फंक्शन है जिसके द्वारा गणित हल किया जाता है। और जो साई रहता है इसका उल्टा होता है साई स्टार, ये होता है कॉन्जुगेट फंक्शन, कॉन्जुगेट फंक्शन। तो अकेले में इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब दो एक साथ हो जाएंगे तब इसका महत्व होगा। ये तो था इसका महत्व। इसमें एक चीज़ याद रखें, जो एस कक्षा का उसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं होता, जिसको हम और आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं। और पी डी एफ होते हैं उसमें एंगुलर और रेडियल दोनों पार्ट होते हैं, एस में एंगुलर पार्ट नहीं होता, ये याद रखना है। तक हमने पढ़ा कि जो साई है उसमें हमने मुख्य 3 क्वांटम संख्याएं पता की जा सकती है, अर्थात एन एल एम। अर्थात हम ऐसा बोल सकते हैं जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है, अर्थात तरंग क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है परमाणु का, उसमें सिर्फ 3 क्वांटम संख्याओं की खोज की गई, चौथे की नहीं की गई है। अर्थात जो स्पिन क्वांटम संख्या है उसकी खोज इसमें नहीं की गई है, ये चीज़ याद रखना है। और ये भी हमने देखा कि जो साई है वो एक सिर्फ मैथ्स का फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड या फिर आर थीटा या फाई जैसे कोऑर्डिनेट्स पर निर्भर करता है। अर्थात उनके मान चेंज करेंगे तो उसका मान भी चेंज हो जाएगा। अर्थात उसका कोई भौतिक महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा साई है वो अकेले एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है और उसका अपोजिट होता है कॉन्जुगेट फंक्शन, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका बन जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर का वैल्यू होगा, अकेले जब साई रहेगा तो उसका वैल्यू नहीं होगा। उससे हमको सिर्फ ऑर्बिटल के 3 जो क्वांटम संख्या है उसकी जानकारी मिल सकती है। अब देखिए जो साई स्क्वायर होता है, ये चीज़ तो हम अभी पढ़ चुके, वो था। अब जो साई स्क्वायर होता है उसका भौतिक महत्व होता है। भौतिक महत्व मतलब जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है, वेव इक्वेशन, अर्थात श्रोडिंगर के द्वारा जो परमाणु का मॉडल बताया गया है उसमें साई को तो बताया जाता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब ये जो हमारा तरंग जा रहा है तो ये जो था इसको साई बोला गया है इनके द्वारा। लेकिन साई स्क्वायर किस चीज़ के लिए बोला गया है? साई स्क्वायर बोला गया है कि ये यदि हमारा परमाणु है और ये यदि हमारा न्यूक्लियस है और यदि मान लो इधर इधर सब इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मतलब तो जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उस जगह के लिए साई स्क्वायर किया गया है। अर्थात जगह को दिखाने के लिए साई स्क्वायर। अब साई स्क्वायर का मान अधिक हो जाएगा, अर्थात लगभग 90% से ऊपर हो जाए, तब हम उस एरिया को बोलेंगे ऑर्बिटल। तो जो कक्षक होता है उसमें हमने पढ़ा था कि कक्षक किसको कहते हैं, जो किसी भी जो एटम होता है उसका ऐसा क्षेत्र जिसमें 90 से 95% तक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल या कक्षक बोलते हैं। चूँकि इसका मॉडल पूरा 3D है तो जो कक्षक है वो भी क्या है? वो भी है पूरा 3D में, त्रिविम में। तो जो साई स्क्वायर है जहाँ पे मान अधिकतम हो जाएगा अर्थात मैक्सिमम हो जाएगा, अर्थात 90% के करीब, तब उस क्षेत्र को हम ऑर्बिटल बोलेंगे। और जहाँ साई स्क्वायर का मान हो जाएगा 0, ये मैं भूल गया इसको, ये तो उस जगह को हम बोलेंगे नोड, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। अर्थात नोड एक किसी भी ऑर्बिटल में, या ऑर्बिटल नहीं, नोड किसी भी परमाणु में ऐसा जगह होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? 0 होती है। अब संभावना हम क्यों बोल रहे हैं? संभावना हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन चूंकि तरंग नेचर का है तो इलेक्ट्रॉन का जगह क्या है? अनिश्चित है, वो कहीं भी हो सकता है। मतलब ये यदि हमारा तरंग है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, अगले टाइम यहाँ भी, मतलब हर जगह अलग अलग
टाइम पे मिल सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अर्थात संभावना शब्द जोड़ दिया है। अर्थात जो साई स्क्वायर है वो हमको बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा सबसे अधिक, और जिसमें सबसे अधिक मिलेगा उस जगह को हम ऑर्बिटल का नाम देंगे। और अधिक का अर्थ है कि 90% इलेक्ट्रॉन उस जगह पे मिले। और साथ में साई स्क्वायर का मान 0 अर्थात जहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी ना मिले, यदि ये 0 हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे नोड। अर्थात हम नोड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी परमाणु में ऐसा जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, 0 पाया जाता है, तो उस जगह को बोलते हैं हम नोड। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि जो नोड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अभी तक हमने जाना कि नोड क्या होता है। नोड वास्तव में वो जगह होता है जहाँ पे जो हमारा वेव फंक्शन रहता है वो वास्तव में 0 हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी 0 कर रहे हैं। अब नोड का अर्थ ये है कि हमने अभी तक ये देखा कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से तरंग नेचर अर्थात वेव नेचर शो करता है। तो ये साई स्क्वायर इक्वल टू 0 का अर्थ है कि जो हमारा ये एम्पलीट्यूड रहेगा, ये एम्पलीट्यूड इस जगह पे आके चूँकि यहाँ पे 0 हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है, तो इसी पॉइंट को हम वास्तव में बोल रहे हैं साई स्क्वायर इक्वल टू 0, जो कि आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो लाइन है इसको हम ऐसा मान रहे हैं कि ये पोर्शन पे हमारा नाभिक है और ये पूरा लाइन है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए किसका काम कर रहा है, रेडियस अर्थात त्रिज्या का काम कर रहा है। ये तो था नोड कि उस जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 0 हो उसको हम बोलेंगे नोड, और जिसमें अधिकतम हो उस पोर्शन को हम बोलेंगे ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट श्रोडिंगर के समीकरण से आया। अब नोड होते हैं हमारे 2 प्रकार के, ठीक है, इसको हम ले सकते हैं 10वां पॉइंट अपना। नोड 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, इसको त्रिज्यीय बोलते हैं, त्रिज्यीय नोड हिंदी में, अंग्रेजी में याद रखें और ज़्यादा अच्छा है त्रिज्यीय नोड। और इसको बोलते हैं एंगुलर, अर्थात एंगुलर मतलब कोणीय नोड, ये एंगल पे निर्भर करेगा, कोणीय नोड। अब ये दोनों कहाँ से आया, ये दोनों आपने देखा होगा कि मैं स्टार्ट किया था इस तरीके से, तरंग फलन इक्वल टू होता था, एक होता था रेडियल पार्ट प्लस करके मैं लिखा हुआ था, प्लस क्या लिखा था, एंगुलर पार्ट। तो जो हमारा श्रोडिंगर का इक्वेशन था जो शुरुआत में लिखा था, उस इक्वेशन को जब कंप्यूटर की मदद से हल किया जाता है तो जो हमारा साई रहता है जिसके कितने मान होते हैं, जो एन एल एम इसकी जानकारी देता है मुख्य रूप से, अर्थात ये एक कक्षक अर्थात ऑर्बिटल की जानकारी देता है। तो जब उस इक्वेशन को हल किया जाता है, जो शुरुआत में हमने श्रोडिंगर का इक्वेशन पढ़ा था, तो उस इक्वेशन में एक रहता है एंगुलर पार्ट और एक रहता है रेडियल पार्ट और एक रहता है एंगुलर पार्ट। अर्थात रेडियल पार्ट को हल करते हैं तो इसमें हल करने के बाद जो नोड मिलता है उसको हम बोलते हैं रेडियल नोड, और एंगुलर पार्ट को जब हल करते हैं तो उसमें जो नोड मिलता है उसको बोलते हैं एंगुलर नोड। अर्थात जो हमारा ऑर्बिटल होता है उस हर एक ऑर्बिटल के लिए 2-2 हिस्से हमको मिलते हैं। जब जो श्रोडिंगर का इक्वेशन है उस इक्वेशन को कंप्यूटर की मदद से जब हल किया जाता है तो जो साई रहता है उसके 2 मान मिलते हैं, एक रेडियल और दूसरा एंगुलर। ठीक, तो रेडियल वाले में रेडियल नोड मिलता है, एंगुलर वाले में एंगुलर नोड मिलता है। इस तरीके से जो साई रहता है वो एन एल एम इन तीनों चीज़ों को बताता है। हमने क्या पढ़ा है, रेडियल नोड मुख्य रूप से एन और एल को बताता है और ये एल और एम को। तो इस तरीके से एन एल और हमारा तीसरा क्वांटम नंबर हो गया एम, ये तीनों की जानकारी हमको इस साई से मिल जाती है। इक्वेशन को जब हल किया जाता है तो हर एक ऑर्बिटल के लिए 2-2 हिस्से आते हैं, और जिसको हमने पहले पढ़ चुका है ऑर्बिटल को एस पी डी एफ इसके पहले वीडियो में। ये श्रोडिंगर का इक्वेशन का ही पूरा कॉन्सेप्ट है। जो क्वांटम नंबर हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम, मतलब श्रोडिंगर से ही पता चलता है कि जो हमारा ऑर्बिटल होता है उस ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। श्रोडिंगर के इक्वेशन से ही पता चलता है कि एन एल और एम जो क्वांटम नंबर है वो क्या जानकारी देता है, अर्थात जो हमारा एस आई होता है उसमें ये इन्फॉर्मेशन छुपा होता है। ये है श्रोडिंगर जो इक्वेशन था हमारा, उसके हल हैं कंप्यूटर के द्वारा आधारित और अच्छे हाई लेवल का गणित है। इसको आपको याद नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं किया हूँ कि ये जो हमारा रेडियल और एंगुलर नोड या फिर उसके जो पार्ट हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। वास्तव में जो इक्वेशन था हमारा श्रोडिंगर का, उसको सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए हल किया गया था। हाइड्रोजन जैसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनके लिए जब हल किया गया तो उससे ऑर्बिटल निकले, और जो एंगुलर पार्ट था उसमें एस के लिए ये मान आए, पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए ये सारे मान आए। ठीक है, उसी प्रकार एफ और जेड के लिए भी आए, ये सब श्रोडिंगर का बनाया हुआ था। उसमें जो रेडियल पार्ट था उसके लिए 1s के लिए ये इक्वेशन आया, 2s के लिए ये इक्वेशन आया। अब इसमें होता क्या है कि जो हमारा साई रहता है, साई, ये साई यदि साई में हम एन एल एम ये 3 चीज़ें पता चलती है। अब यदि मान लो साई मैं 1s लिखता हूँ, ठीक है, अर्थात मैं पहला 1s ऑर्बिटल अर्थात 1s कक्षक में चला गया। चूंकि साई क्या बताता है, कक्षक को बता रहा है, वास्तव में ये तीनों डाटा एक कक्षक को बता देता है। तो ये यदि मुझे 1s कक्षक बनाना रहेगा तब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन का जो ये एस लिखा हूँ एस ऑर्बिटल के लिए, ये एस वाला और ये रेडियल वाला 1s, चूँकि 1s है इसलिए रेडियल वाला पार्ट किसका, 1s का, इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ने के बाद जो डाटा आते थे उसका ग्राफ बनाया जाता था। उस ग्राफ के माध्यम से जो 1s ऑर्बिटल है कहाँ पे रहेगा किसी परमाणु में, वो सब
बताया जाता था श्रोडिंगर के द्वारा। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो एंगुलर पार्ट है उसको रेडियल पार्ट 1s का यदि बनाना है तो हमको 1s के लिए ये एस वाला पार्ट और ये आर वाला पार्ट, वैसे 2s का बनाना है तो 2s के लिए एस वाला पार्ट और यहाँ 2s के लिए जो आर का ये इक्वेशन है उस पार्ट को। अब इस इक्वेशन में देखिए अटपटा सा इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ सिग्मा का मान ये है 2ZR/NA0 और ये A0 हमने बोर के त्रिज्या में पढ़ा था जिसका मान क्या था 0.53 एंगस्ट्रॉम। जो हमने हाइड्रोजन के लिए बोर त्रिज्या कैलकुलेट करने का जो फार्मूला निकाला था ना वही चीज़ है A0। और इस इक्वेशन में जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन था उसका हल ये है। अब इनको जोड़ जोड़ के अलग अलग ऑर्बिटल के लिए इक्वेशन बनाया जाता था और इस इक्वेशन की सहायता से इनका ग्राफ बनाया जाता था। तो हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से ग्राफ है जिसको आपको अच्छा सीखना है। इसके इक्वेशन सिर्फ श्रोडिंगर के इक्वेशन याद रखने हैं, ये इक्वेशन आपको सिर्फ बताने के लिए रखा गया है। अब देखिए हमने जो शुरुआत में पढ़ा था ना रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट, वो वही चीज़ है। रेडियल पार्ट मतलब रेडियस को बताएगा, किसका रेडियस, जो हमारा परमाणु है उसका रेडियस जिसको बोलते हैं त्रिज्या, और एंगुलर पार्ट मतलब जो थीटा और फाई है। तो आपको एंगुलर पार्ट और रेडियल पार्ट पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगुलर पार्ट में ऐसा थीटा इस टाइप से कुछ दिया रहेगा, एंगुलर पार्ट में ऐसा मतलब एंगुलर पार्ट में ऐसा थीटा या फिर फाई कुछ दिया रहेगा, रेडियल पार्ट में ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। अब देखिए इसमें एस में कोई थीटा या फाई नहीं है, इसलिए जो एस का क्या होता है एंगुलर पार्ट नहीं होता, उसका सिर्फ रेडियल पार्ट होता है मुख्य रूप से, क्योंकि यहाँ पे थीटा या फाई नहीं दिया गया है। अब ये थीटा और फाई हमने कहाँ से लिया है, आपने देखा होगा शुरुआत में हमने एक्स वाई जो जेड था ये अक्षों को बताता था और ये समान मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन था वो किस किस दिशा में है, लेकिन हम उसको एक्स वाई जेड के रूप में हल नहीं किया जा सकता था जो इक्वेशन था श्रोडिंगर का। तो इनके जगह रिप्लेस किया गया था, एक्स की जगह आर, वाई की जगह ये थीटा और इसके जगह इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते थे, ध्रुवीय निर्देशांक, और इसको बोलते थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जिसको कार्तिकी के निर्देशांक कहते हैं। तो आपको वो नहीं समझना है, सिर्फ ये कहाँ से आया ये चीज़ जाने। अब देखिए हम इसको समझते हैं कि जो नोड है, नोड तो हमने जान लिया जहाँ पे एक प्रकार से जो एम्पलीट्यूड रहेगा अर्थात हमारा वेव फंक्शन रहेगा वो जीरो हो जाए वो नोड है। लेकिन नोड के दो हिस्से हैं, एक होता है रेडियल, दूसरा होता है एंगुलर। रेडियल मतलब इस पार्ट को हल करने के बाद जो हमको जगह मिला है जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जीरो रहेगी, उसको हम इस पार्ट से रेडियल नोड बोल रहे हैं। और एंगुलर मतलब इस इक्वेशन से जो मिला है उसको हम बोल रहे हैं एंगुलर नोड। अब ये चीज़ें कहाँ कहाँ पे होती है उसको देखते हैं और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फार्मूला है रेडियल नोड कैलकुलेट के लिए n-l-1। n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, मेन क्वांटम संख्या जिसको बोलते हैं, l क्या है, द्विगंशी या एजीमुथल क्वांटम नंबर, और 1 एंगुलर नोड को रिप्रेजेंट किया जाता है l से, l मतलब द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक, अब इसमें यदि हम टोटल नोड अर्थात कुल नोड दिखाएं, टोटल नोड या फिर इसको बोल सकते हैं कुल नोड, तो कुल नोड यहाँ पे होगा n-l-1 प्लस l। अब इस तरीके से मैं करूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n-l-1 और ये प्लस l, तो ये प्लस l और ये माइनस l, तो टोटल क्या बना n-1 अर्थात कुल नोड को मुझे कैलकुलेट करना रहेगा तो मैं कौन सा फार्मूला उपयोग करूँगा, ये फार्मूला। तो आपके पेपर के व्यू से जो एग्जाम्स होते हैं उसके व्यू से ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, रेडियल नोड के लिए फार्मूला, एंगुलर नोड के लिए ये फार्मूला। अब इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। अभी तक हमने नोड पढ़ा था, रोड में रेडियल नोड और एंगुलर नोड पढ़ लिया। रेडियल नोड के लिए फार्मूला n-l-1, एंगुलर नोड के लिए l। एंगुलर नोड जो होता है उसको नोडल प्लेन भी कहते हैं। नोडल प्लेन मतलब एंगुलर नोड हमको उस ऑर्बिटल में जरूरत पड़ने वाला है जिसका कुछ ना कुछ दिशा हो, जैसे ये P, D और F। एस का चूंकि कोई दिशा नहीं होता वो गोलाकार का रहता है मतलब सर्कुलर शेप का, इसलिए उसमें एंगुलर नोड का जरूरत, एंगुलर अर्थात एंगल एक प्रकार से उसमें जहाँ एंगल बनेगा कुछ दिशा बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगुलर नोड। और रेडियल नोड मतलब ये त्रिज्या से संबंधित है, रेडियल से अर्थ है रेडियस अर्थात त्रिज्या से संबंधित। अब देखिए इसमें 1s के लिए मैं निकाला हूँ रेडियल नोड, तो ये रेडियल नोड कहाँ से आया, रेडियल पार्ट से आया है, और एंगुलर नोड एंगुलर पार्ट से जो श्रोडिंगर का इक्वेशन था वहाँ से। अब इनको हम ड्रा करेंगे तो देखिए रेडियल नोड को मैं 1s के लिए ड्रा करूँगा तो ये रेडियल नोड बनेगा, रेडियल नोड चूँकि ये रेडियस से संबंधित है तो ये कुछ ऐसा रहेगा। ये बीच में तो मैं ले लेता हूँ न्यूक्लियस, ये 1s के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो गया बीच में न्यूक्लियस। अब चूँकि नोड कौन सा जगह होता है, वह जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। अब चूँकि जो A1s है उसके लिए जीरो रेडियल नोड अर्थात इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सभी तरफ पाए जाएंगे। इसका अर्थ ये है मतलब जीरो आ गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें रेडियल नोड मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। रेडियल नोड जीरो का अर्थ है कि जो एस है, एस कैसा रहता है, इस टाइप से पूरे बनते हैं। तो इसमें ये जो बिंदु बिंदु क्षेत्र बना रहा हूँ ये सभी जगह, चूँकि ये न्यूक्लियस के आसपास का क्षेत्र जो है उसको थोड़ा सा छोड़ दिया हूँ, बाकी तो ये ऐसे बिंदु वाले जो संरचना रहते थे उस रूप में आता था। और ये बिंदु कहाँ से आता था, ये बिंदु जब हम ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे वहाँ से आता था। तो इसको चूँकि ऐसा राउंड बनाते थे, गोलाकार बन जाता था, इसलिए एस जो ऑर्बिटल है उसको ऐसा डिसाइड करते थे, अर्थात जो रेडियल नोड है वो उसके शेप को बताने का प्रयास कर रहा है। अब एंगुलर नोड देखिए, इसमें एंगुलर नोड का अर्थ है एंगल। अब मान लो इसी को मैं ऐसा करूँ और इसमें एंगल देखो तो ये कहीं भी ले सकता हूँ, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। चूँकि ये गोलाकार है इसलिए कोई एंगल नहीं है, इसलिए एंगुलर नोड जीरो। अब इनका टोटल क्या है,
जब दोनों को जोड़ेंगे रेडियल और एंगुलर को, तब उससे हमको क्या मिलेगा, टोटल नोड। और टोटल नोड होते हैं 0, अर्थात उसमें जो नोड होते हैं अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो होती है वो कुछ भी नहीं होती है, अर्थात ये गोलाकार होता है, इसमें सभी तरफ ये 0 होता है। तो उम्मीद करता हूँ 1s आपने समझ लिया होगा। अब देखिए 2p को कैसे करेंगे। 2p को हम करेंगे तो p के लिए रेडियल नोड, देखिए रेडियल नोड मतलब जो रेडियस को डिसाइड करें, ठीक है। तो p के लिए एक बीच में हो गया न्यूक्लियस, ठीक, और इस तरीके से ऐसे, मतलब इसके लोब बना रहा हूँ। तो और जो एंगुलर नोड है उसको मैं बताया था कि नोडल प्लेन भी इसको बोलते हैं। अब देखिए जब 2p का हम ड्रॉ करेंगे रेडियल नोड, तो इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसमें रेडियल नोड 0 आ गया, इसका अर्थ है कि इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सभी तरफ रहेगी। लेकिन अब एंगुलर नोड इसमें है, एक एंगुलर नोड का अर्थ है कि इसमें एक एंगल भी है जहाँ इलेक्ट्रॉन हमको नहीं मिलेगा एक जगह, और ये एक जगह है, ये देखिए ये हमारा नाभिक है। और यदि मैं इसको ऐसा खड़ी मान लूँ और इसको एक प्लेन का रूप दे दूँ, प्लेन मतलब समझ रहे हैं, ऐसा खड़ी बीचों बीच दीवार लगा दे पतला, तो इस पॉइंट पे जो न्यूक्लियस से सीधे हैं, इस पॉइंट पे ऊपर नीचे कोई भी भाग में क्या है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। चूंकि ये मैं सिर्फ 2p के एक चीज़ के लिए बनाया हूँ, इसलिए एक नोड आया है। यहीं पे हम d का बनाएंगे तो वहाँ पे 2 आएगा, और d में क्या होता है, p का तो ऐसा डमरू आकार का होता है इस तरीके से संरचना, इसलिए इसमें एक नोड आएंगे सभी में, px में भी एक, py में भी एक, pz में भी एक। लेकिन d का जब बनाएंगे तो d का कुछ इस तरीके से बनता है, और इसमें 2 प्लेन आएगा, एक तो ऐसे आएगा इसको इस तरीके से, और दूसरा आएगा ऐसे। तो इसमें दो पॉइंट बनेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं रहेगी। एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो हम डंबल बनाते हैं, ये डंबल वास्तव में ऐसे नहीं रहते हैं, ये डंबल ऐसे रहते हैं। ये हो गया, यहाँ बीच में न्यूक्लियस, और ये ऐसे। तो ये न्यूक्लियस रहता है यहाँ इस पोजीशन पे, ऊपर नीचे वाले पोजीशन पे नहीं रहता है। ये मैं वास्तव में px का बनाया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि रेडियल और एंगुलर नोड आपने समझ लिया होगा। बाकी के कैलकुलेशन इस तरीके से कर लीजिए। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और टोटल नोड वो n-1 के हिसाब से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे निकल जाएगा। अब देखिए जो जानने वाली चीज़ें हैं, अब हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। उसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि जो रेडियल नोड होता है उसको तो हम कैलकुलेट करते हैं n-l-1 से। रेडियल नोड होता है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर साइन r लिखा रहेगा या फिर साइन लिखा रहेगा, तो वो रेडियल नोड है। अब ये कहाँ से आएगा, ये हमारा आया है, हमने पढ़ा था तरंग फलन बराबर रेडियल पार्ट जिसको हम r से दर्शा सकते हैं, और एक था एंगुलर पार्ट। अब रेडियल पार्ट को इस तरीके से साई r करके दर्शा सकते थे, और इसको हम दर्शा सकते थे साई, ये थीटा और ये फाई, इस तरीके से। तो r को हम ऐसा भी दर्शा सकते हैं और इसको ऐसा भी दर्शा सकते हैं, ठीक है। रेडियल पार्ट को r, एंगुलर पार्ट को s। एंगुलर पार्ट का ज़रूरत हमें p, d और f में ज़रूरत पड़ने वाला है, उसके और आगे g h भी यदि आ जाता है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगा। अर्थात s को छोड़कर एंगुलर पार्ट का ज़रूरत हमको बाकी दूसरे ऑर्बिटल हैं उसमें पड़ने वाला है। अब इसका मान क्या है, देखिए साई का मान हमेशा r0 से r इन्फिनिट मतलब अनंत के बीच होगा। कहने का अर्थ है कि जो श्रोडिंगर ने जब अपना इक्वेशन दिया और जब उसने ग्राफ के माध्यम से ऑर्बिटल को बनाना शुरू किया, तो उसने बताया कि जो रेडियल नोड होता है उसको तो हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रेडियल नोड जो होता है उसका मान क्या रहेगा। यदि मैं साई और आर का यदि ग्राफ बनाऊँ, इसी तरीके से हम ग्राफ सीखेंगे। मैं एक सिंपल लिया हूँ इसको बताने के लिए नोट को। ये वाला जो पोजीशन रहता है ये हमेशा न्यूक्लियस का माना जाता है, जिसपे इसको हम मान लेते हैं 0। ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया। आर यहाँ क्या है, ये यदि हमारा नाभिक है अर्थात न्यूक्लियस है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच की दूरी है, तो इसी चीज़ को हमने ऐसा ले दिया है ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। तो इस नाभिक से जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दूरी है। अब इसमें लिखा r0 से r इन्फिनिट के बीच होगा। अर्थात हम क्या रेडियल नोड हमको जब काउंट करना रहेगा, गिनना रहेगा, तो हमेशा याद रखें r0 को हम कभी काउंट नहीं करेंगे और r इन्फिनिट का मान कभी काउंट नहीं करेंगे। कहने का अर्थ है कि ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ गया है तो ये कभी रेडियल नोड नहीं कहलाएगा। और रेडियल नोड हम किसको कहेंगे, इसको छोड़ के बाकी जो चीज़ें आएंगी, इसको और उधर आगे अनंत वाली चीज़ें। अनंत को हम ऐसा दिखा रहे हैं, तो इसको छोड़ के कौन सा पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया, अर्थात ये बिंदु हो गया एक, और ये एक बिंदु हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रेडियल नोड, इसको बोलेंगे हम रेडियल नोड, ठीक है, ग्राफ में। तो ये इसका पर्पस है। दूसरा में लिखा एंगुलर नोड एल, जिसको हम नोडल तल भी बोलते थे या नोडल प्लेन बोलते थे। नोडल प्लेन किसमें, पी में बनता है, डी में, एफ में, जी, एच, और भी यदि ऑर्बिटल संभव है तो उनमें बनेगा, एस को छोड़ के, क्योंकि उसमें अलग अलग दिशाएं भी दिखाई जाती हैं, क्योंकि एस तो एक स्फेरिकल अर्थात गोल शेप में बनता था। तो इसमें अब एंगुलर नोड जो रहेगा उसमें देखिए ए का मान हमेशा r=0 पर होगा, अर्थात जो एंगुलर नोड रहेगा वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इस वाले पोर्शन को हम बोलेंगे हमेशा एंगुलर नोड। तो उम्मीद करता हूँ रेडियल नोड आपने समझ लिया और एंगुलर नोड समझ लिया, और ये जो ग्राफ है, जो ग्राफ बनाया हूँ, इसको भी आपने मेरे ख्याल से समझ लिया होगा। इस नोट के लिए बनाया गया है। अब हम सीखते हैं कि इनके जो ग्राफ हैं, ग्राफ हम मुख्य रूप से 3 टाइप के सीखेंगे। पहला तो हमारा ग्राफ रहेगा जो साई है, साई वर्सेस आर का, अर्थात जो तरंग
फलन हमने पढ़ा वो, और रेडियस त्रिज्या के बीच। दूसरा हम पढ़ेंगे साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग 4πr² dr साई स्क्वायर। तो जो ये हमारा लास्ट वाला है, इससे हम ये सीखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर जो हमारा सेल है अर्थात ऑर्बिट है उसमें कहाँ अधिक मिलेगा और कहाँ कम मिलेगा। मतलब मुख्य रूप से हम इस ग्राफ के माध्यम से ही ये जो एस का आकार गोलाकार या फिर पी का ऐसा डमरूकार पढ़ते थे या डम्बल शेप का, वो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ पाएंगे। इस ग्राफ के माध्यम जो साई स्क्वायर वर्सेस आर है, इससे हम ये समझ पाएंगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अधिक है अर्थात किस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो इस ग्राफ के माध्यम से जो श्रोडिंजर थे वो पॉइंट निकालते थे, बिंदी बनाते थे, और उस बिंदी को लेकर के इसमें से वो ऑर्बिटल को प्लाट करते थे अर्थात ऑर्बिटल को ग्राफ के माध्यम से बनाते थे, जो कि हमको वर्तमान रूप में एस का गोलाकार, पी का डम्बल, डी का डबल डम्बल ऐसा मिल गया है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राफ।